हेलो, गुड नून गाइस। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ऑडियो सही आ रही है ना? एक बार थम्स अप कर दीजिए अगर मेरी आवाज़ आप तक बहुत सही से पहुंच रही है तो। ओके ओके, चलिए ठीक है। आ जाइए सभी लोग। देखिए फ्रेंड्स, आपको समय तो बिल्कुल पता चल ही चुका होगा कि हमारी दिन में 3 क्लासेस डेली लाइव आती है। एक तो सुबह 8 बजे, वो तो कभी लाइव होती है कभी नहीं होती है, लेकिन फिर उसके बाद की बात करें तो 1 बजे आपका फिक्स टाइम है, आपकी कोई ना कोई क्लास ज़रूर आती है, और शाम 7 बजे। तो आप इस समय बिल्कुल फ्री हो जाया कीजिए, इससे पहले या इससे बाद में अपना काम निपटा लिया करिए। और गाइज, लाइव क्लास लेने में एक चीज़ और है कि आप साथ साथ कमेंट्स करके उस चीज़ का आंसर देते हैं, तो वो चीज़ें आपके माइंड में एकदम सेट हो जाती है। तो लाइव क्लास लेने का मज़ा अलग होता है, ठीक है? तो लाइव आया कीजिए सभी लोग। ऑलराइट, अगर कोई ज़रूरत ज़्यादा बड़ी होती है तो कोई बात नहीं, फिर आप बाद में देख सकते हैं, लेकिन अगर लाइव आएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए गाइज, मैं आपको बता देती हूँ कि आज हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के पेपर 1 वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत 50 के लगभग अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को करने वाले हैं। और गाइज, ज़्यादातर क्वेश्चन वही होंगे जो कि इससे पहले प्रीवियस ईयर्स में आपसे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो बहुत अच्छे से सबको देखते हुए चलेंगे और सभी क्वेश्चंस को लगाएंगे। आपको बताना चाहती हूँ कि आपका जो पेपर 1 होता है, ये मेन पेपर है, 50 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आ गए हैं आप सभी? चलिए अपने फ्रेंड्स को बुला लीजिए जो भी बाकी है। गुड नून एवरीवन। अच्छा, चलिए शुरू करें क्लास आज की, ठीक है? चलिए चलते हैं। इससे पहले के दोस्तों, ये क्वेश्चंस आपको कंप्लीट किए जा चुके हैं। अब यहाँ से शुरुआत करेंगे हम। इससे पहले मैं आपको करा चुकी हूँ और आपको पीडीएफ भी टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड मैंने कर रखी है, ठीक है? अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसमें ज्वाइन हो जाइए। आपको सभी नोट्स, हर एक क्लास के नोट्स वहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं डेली, ठीक है? डेली शाम को आपको हर एक क्लास के नोट्स वहाँ पर मिल जाते हैं, तो उनका रिवीजन आप समय समय पर करते रहे। चलिए आज की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जिन क्वेश्चन का आंसर आपको पता है उनके आंसर आप साथ साथ कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलिएगा, और अगर आप नहीं जानते तो कोई बात नहीं है, हम आपको साथ के साथ बताते हुए और समझाते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, दर्शन शास्त्र के अनुसार मूल्य क्या है? ठीक है, यहाँ पूछा गया है दर्शन शास्त्र के अनुसार मूल्य क्या होता है, और 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दे दिए गए हैं। अब यहाँ आपको बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा है वो चुनना है। गाइस, जो पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कराऊंगी उसमें उनके आंसर साथ साथ हो गए, लेकिन इसमें यहाँ पर नहीं दिए गए हैं, ठीक है? चलिए बात कर लेते हैं। तो दर्शन शास्त्र के अनुसार मूल्य क्या होते हैं? मूल्य होते हैं शुद्ध एवं सूक्ष्म तत्व, ठीक है? शुद्ध एवं शुष्क तत्व क्या होते हैं? दर्शन शास्त्र के अनुसार मूल्य होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छे से आपने इसका जवाब दिया है। इसी तरीके से अपनी मेहनत को लगातार जारी रखिए। कुछ ही समय आपका बाकी है आपके एग्जाम होने में, तब तक आपको सब कुछ कवर कर लेना है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। शिक्षक को सलाहकार होना चाहिए, यह कथन दर्शन की किस धारा ने स्वीकार किया है? यह आपको बताना है कि किस धारा ने इसको स्वीकार किया है। शिक्षक को सलाहकार होना चाहिए, तो ये बात कौन सा दर्शन मानता है? ये मानता है प्रयोजनवाद, ठीक है? प्रयोजनवाद जो दर्शन है यह मानता है कि शिक्षक को कैसा होना चाहिए? एक सलाहकार की तरह होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति से परे या प्रकृति के अलावा इस संसार में और कुछ नहीं है? यह किसने कहा कि प्रकृति से के अलावा संसार में और कुछ भी नहीं है? तो ये बात कही है हॉकिंस ने। ऑलराइट गाइज, हॉकिंस महोदय ने ये बात कही है कि प्रकृति के अलावा तो संसार में और कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 57। क्या लिखा है कि शिक्षा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संस्कृति का संरक्षण, हस्तांतरण एवं वृद्धि करती है?
किसका कथन है ये दोस्तों। इस तरीके से आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस तरीके के आपसे पूछे जाते हैं। और देखना, आपको एक चीज़ और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी, जैसे हमने कल पंचुएशन मार्क्स पढ़े तो आपने इसमें इन्वर्टेड कोमा पढ़ा था, ठीक है। और मैंने आपको इन्वर्टेड कोमा का क्या यूज़ बताया था कि जब हम किसी के कही गई बात को, किसी के कथन को बिल्कुल वैसा का वैसा लिखते हैं तो हम उसे किसके, इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखते हैं, ठीक है। इस तरीके से इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखते हैं अगर हम किसी की बात को एज इट इज कहीं पर नोट करते हैं। तो आपको समझ आ गया। देखना, यहाँ पर ये कहीं इनके द्वारा कही गई बात है तो यहाँ इसको इन्वर्टेड कोमा के अंदर शो किया हुआ है। समझ आई चीजें। इसी तरीके से आप रिलेट करते हुए चला कीजिए। तो ये कथन दोस्तों बर्नार्ड शॉ का है, ठीक है। बर्नार्ड शॉ का ये कथन है कि शिक्षा जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तथा संस्कृति का संरक्षण, हस्तांतरण एवं इन सभी में वृद्धि करता है, ठीक है। समझ आ गई बात। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करके सीखो का सिद्धांत किस दार्शनिक विचारधारा की देन है। यहाँ बात की गई है करके सीखो, तो ये किससे संबंधित है, यह संबंधित है प्रकृतिवाद से। करके सीखो यह संबंधित किससे है, प्रकृतिवाद से संबंधित है। यहाँ से आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो ये है ही, लेकिन वेरी शॉर्ट में आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अध्यापक का स्थान पर्दे के पीछे यानी बिहाइंड द कर्टेन किस वाद ने स्वीकार किया है। तो किसने स्वीकार किया है कि अध्यापक का रोल जो है वो पर्दे के पीछे का होता है, ना कि सामने का, ठीक है। सामने कौन एक्टिव रहता है, सामने कौन अपनी बातों को प्रेजेंट करता है, तो वो एक विद्यार्थी होता है। लेकिन उसके पीछे जितना भी काम हुआ होता है, उसकी परवरिश जितनी हुई होती है, वो उस पर्दे के पीछे कह सकते हैं उस बात को। तो वो कौन करता है, वो करता है अध्यापक, ठीक है। तो ये किसने स्वीकार की ये बात, ये की है प्रकृतिवाद ने इस बात को स्वीकारा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदर्शवाद सत्य एवं यथार्थ रूप में किसे स्वीकार करता है। ये आपसे यहाँ पूछा गया है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये दोस्तों। आध्यात्मिक संसार ने स्वीकार किया है, ठीक है। आध्यात्मिक संसार को स्वीकार किया है आदर्शवाद सत्य एवं यथार्थ के रूप में। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आप सभी दोस्तों आंसर देते हुए चलिए। अगर आप किसी भी ऑप्शन का या क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो साथ साथ उसको नोट डाउन किया कीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आत्मा ही संसार का पदार्थ है और मानसिक स्वरूप सत्य है। किस दार्शनिक का यह विचार है। तो जल्दी जल्दी से बताइए किसका यह विचार है, क्या आप लोग जानते हैं। देखते हैं कौन सबसे पहले जवाब देगा इसका। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, अगर आप नहीं जानते हैं इसका ऑप्शन दोस्तों सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये कथन रोज का है। अब मैं आपको बता रही हूँ ना, तो आप बहुत ध्यान से हर एक चीजों को सुनते हुए चलेंगे, ठीक है। बिल्कुल फोकस अपना यही रहिए, डाइवर्ट मत करिए अपना माइंड। आप क्या किया कीजिए, जब भी आप लाइव क्लास लेते हैं या कोई भी क्लास लेते हैं तो आप ईयरफोन लगाकर बैठा कीजिए। उससे क्या होगा कि आसपास की आवाजें आपके पास नहीं आएंगी और बिल्कुल आपका ध्यान क्लास में रहेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्नोत्तर विधि यानी क्वेश्चनिंग मेथड किस दार्शनिक की देन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट डाउन करके रखिए। प्रश्नोत्तर विधि की बात की गई है, कौन से दार्शनिक की ये देन है। तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा सुकरात, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपको पढ़ने को मिला था। तो प्रश्नोत्तर विधि सुकरात महोदय की देन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि संपूर्ण विश्व परिवर्तनशील एवं विकासोन्मुख है। यह किसका विचार है कि संपूर्ण जो विश्व होता है वह परिवर्तनशील एवं विकासोन्मुख है। यह बात किसके द्वारा कही गई है। तो यह बात कही गई है हीगल के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा, हीगल के द्वारा। इनका पूरा नाम लिखा कीजिए आप ऑप्शन में, हीगल के द्वारा, तभी तो आपको याद होगा। ए बी करने से थोड़े ना सब चीजें याद हो जाएगी आपको, तो आपको पूरा ऑप्शन लिखना होगा। मैं अगर आप कहेंगे तो मैं आपको समय थोड़ा और ज्यादा दे दिया करूंगी ताकि आप आराम से उसको टाइप कर पाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि के प्रणेता प्लूटो है।
तो प्लेटो की बात की गई है, ये कौन सी शिक्षण विधि से संबंधित है, ये चीज आपसे यहाँ पर पूछी गई है। तो दोस्तों ये संबंध विधि से संबंधित है, ठीक है, संबंध शिक्षण विधि से संबंधित है प्लेटो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। बहुत अच्छी बात कही गई है और वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में भी ये पूछा जा चुका है और रिपीट हो सकता है क्योंकि 2016 में आपसे पूछा गया था, तो इस बार ये आ सकता है आपके एग्जाम में। तो यही आपसे यहाँ पर पूछा गया है। यह कथन है दोस्तों विवेकानंद जी का, ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी का यह कथन है और बहुत सही बात इन्होंने कही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दूरस्थ शिक्षा का नाम नहीं है। क्या इनमें से कौन सा नहीं है दूरस्थ शिक्षा का नाम, यानी डिस्टेंट एजुकेशन का नाम इनमें से कौन सा नहीं है? उसको कई सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि मैंने आपकी पूरी क्लास ली थी इसके ऊपर, तो दूरस्थ शिक्षा, ठीक है, ये पूरा टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किया था आपको पूरी क्लास में। तो तब आपको मैंने बताया था कि किन किन नामों से हम जानते हैं दूरस्थ शिक्षा को। तो अगर आप में से किसी ने भी वो क्लास ली है तो आप बहुत आसानी से वो जवाब दे पाएंगे, और अगर आपने वो क्लास नहीं ली है तो ज़रूर जाके लीजिए, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है। तो बताइए क्या होगा इसका सबसे सही जवाब? तो ये हो जाएगा दोस्तों सह शिक्षा, ठीक है। सह शिक्षा दूरस्थ शिक्षा का नाम नहीं है, नहीं है यहाँ पर पूछा गया है। बाकी मुक्त अधिगम कह सकते हैं, बाहरी अध्ययन कह सकते हैं, पत्राचार शिक्षा कह सकते हैं, ये सभी दूरस्थ शिक्षा के नाम है, लेकिन कौन सा नहीं है? सह शिक्षा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बौद्धकालीन शिक्षा में प्रबंध संस्कार कितने वर्ष के बालकों को दिया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर बिल्कुल कराया जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा है जरूर देखिए दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करती हूँ देखना, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम मल्टीपल चॉइस की हेल्प से याद नहीं रख पाते, लेकिन अगर उस चीज़ को कहानी की तरह आपको बता दिया जाए, समझा दिया जाए, तो फिर वो हमेशा याद रहती है, ठीक है। और ऐसा ही मैंने इसमें आपके लिए कुछ करने की कोशिश की थी, तो अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों जब बात करते हैं प्रबंध संस्कार की बौद्धकालीन शिक्षा में, तो यह 8 वर्ष के जो बालक होते हैं उनको दिया जाता है यह संस्कार, ठीक है, 8 वर्ष के बालकों को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ था, कब? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया था कि वर्धा में कब हुआ था यह आयोजन, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन, तो वो आपको यहाँ पर बताना है। यह हुआ था गाइस 1937 में, ठीक है, 1937 में वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन की आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रकृतिवाद की मुख्य शिक्षण विधि है। बहुत सही क्वेश्चन है और आपसे पूछा गया है प्रकृतिवाद की मुख्य शिक्षण विधि कौन सी है, और अभी कुछ देर पहले ही इसी से संबंधित क्वेश्चन आया था, बस आपके लिए थोड़ी सी लैंग्वेज अलग थी। तो दोस्तों प्रकृतिवाद संबंधित है इन सभी से, करके सीखना भी इसके अंदर आता है, खेल द्वारा सीखना या स्वानुभव द्वारा सीखना, ये सभी संबंधित किससे है? ये सभी संबंधित है प्रकृतिवाद से। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के दर्शन के अनुसार छात्रों की क्रियाशीलता के लिए पाठ्यक्रम आवश्यक है, तो कौन सा? वो आपको यहाँ पर बताना होगा कि कौन सा पाठ्यक्रम आवश्यक है। तो वह है दोस्तों, उनकी क्रियाशीलता कैसे बढ़ेगी? जब वो हस्तकला करेंगे, ठीक है, अपने हाथों से कुछ बनाएंगे, कुछ भी जो उनके दिमाग में आती है, कुछ चीज़ें जो भी वो सोचते हैं उसको ड्रॉ करेंगे, तो उससे क्या होगा? उनकी क्रियाशीलता जो है वो बढ़ेगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, समझ आ रहा है ना सभी को? ठीक है गाइस, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर हम, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, बीटीसी 2016 में पूछा गया था और फिर भी रिपीट हो सकता है। तो ये वाली जो पुस्तक है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, जॉन ड्यूवी के द्वारा लिखी गई है। बहुत ही फेमस नाम है जॉन ड्यूवी, आपको याद रखना होगा। तो इन्हीं के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि समाज गुणवत्ता वाले स्कूलों की समान रूप से सभी को उपलब्धि और समान अवसर का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह बात किसने कही है? तो यह बात कही है लुईस क्रिसबर्ग ने। ठीक है, लुईस क्रिसबर्ग ने का कथन है, ठीक है, इनके द्वारा ये बात कही गई है कि समाज गुणवत्ता वाले स्कूलों की समान रूप से सभी को उपलब्धता और समान अवसर का एक महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा क्या गया है, अनिवार्य प्रथम शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आपसे 2 बार पूछा भी जा चुका है और फिर भी रिपीट हो सकता है, इतना अच्छा क्वेश्चन है ये, या फिर वेरी शॉर्ट में आपके पास देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में, तो इसको आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अनुच्छेद 45 में इनका वर्णन है। ठीक है, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 45 में दिया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया है, जनसंख्या शिक्षा आवश्यक है किस लिए? आपको यहाँ बताना है कि जनसंख्या शिक्षा आवश्यक है क्यों। और पेपर में आया हुआ, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में 2016 में, तो आपको यहाँ चुनना है सबसे अच्छा और बेहतर ऑप्शन क्या होगा। तो दोस्तों जनसंख्या शिक्षा आवश्यक इसलिए है क्योंकि उससे क्या होगा, जीवन स्तर एवं गुणवत्ता में सुधार होगा, या उसको बढ़ाने के लिए, सबको रोजगार देने के लिए तो इसकी बात नहीं होती है, पाठ्यक्रम के विषय बढ़ाने के लिए तो क्यों ही बात करेंगे जनसंख्या की, और बाल श्रम को बढ़ावा देने के लिए तो बिल्कुल नेगेटिव इफेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सटीक बैठता है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बहुत अच्छे से आपने इसका जवाब दिया है। इसी तरह गाइस मेहनत करते रहिए, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, और इसी तरह की चीज़ें आपको टेट सुपर टेट में आपको आगे देखने को मिलेगी, तो आप अभी से खुद को प्रिपेयर करिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई, तो कब की गई? देखते हैं कौन बताता है। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है आपका, तो यहाँ पर आपसे वही पूछा गया है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा 16 अप्रैल 1976 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या है कि पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये आप सभी को पता होना चाहिए अपनी जनरल लाइफ में भी कि पर्यावरण दिवस हम कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। ठीक है, 5 जून किस लिए मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों में मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसकी? पास पड़ोस की, परिवार की, मित्रों की, या फिर समाज की? ये आपको सबसे ज़्यादा अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों किसी परिवार में अगर बच्चों के मूल्य का विकास होता है तो वो उस पर निर्भर करता है कि वो कैसे समाज में रहता है। ठीक है, जैसा उसका समाज होगा वही सबसे ज़्यादा उसके मूल्यों को प्रभावित करने वाला है। जैसा उसका समाज होगा ऐसा ही उसका आचरण भी होगा। तो इसी तरीके से इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय सद्भावना को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है कौन सा? सद्भावना को प्रभावित करने वाला अगला कारक आपसे यहाँ पर पूछा गया है, प्रभावित करने वाला, वो आपको यहाँ पर बताना होगा। तो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? ये होगा उपरोक्त सभी। जातिवाद, प्रांतीयता और सांप्रदायिकता, ये सभी राष्ट्रीय सद्भावना को क्या करती है? प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन है, बाल श्रमिक बनने का मुख्य कारण नहीं है। कौन सा कारण नहीं है? पहला है अत्यंत गरीबी। तो दोस्तों जब गरीबी होगी तभी तो बाल श्रमिक बनेंगे। ठीक है, उनके घर में पैसों की कमी होगी, गरीबी होगी, तभी तो कोई काम करेगा। तो ये ऑप्शन तो इसका ऐसे ही गलत हो जाता है। अशिक्षा, ये भी गलत हो जाता है क्योंकि ये कारण है और यहाँ पूछा गया है कौन सा कारण नहीं है। और तीसरा है जनसंख्या वृद्धि, हाँ। और लास्ट वन है प्रतिस्पर्धा। क्या बाल श्रमिक बनने में भी कोई प्रतिस्पर्धा होती है, कोई कंपटीशन होता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो यही क्या है, इसका कोई कारण, प्रमुख कारण नहीं है। ठीक है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको सोचने पर थोड़ा मजबूर करेगा और आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। सही बात है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन आपसे दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है, दीवा स्वप्न
पुस्तक के लेखक कौन है? इनमें से कौन है दीवा स्वप्न पुस्तक के लेखक? तो वह है गिजू भाई। ठीक है गाइस, गिजू भाई इस पुस्तक के लेखक है जिसका नाम है दीवा स्वप्न। याद रख पाएंगे आप इसको? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी औपचारिक शिक्षा की विशेषता है? यहाँ आपको बताना है अनौपचारिक। ठीक है, औपचारिक नहीं अनौपचारिक, जिसको इंग्लिश में इनफॉर्मल भी बोलते हैं। तो इसकी विशेषता कौन सी है वो आपको इनमें से चुनना होगा। बताइए, जल्दी जल्दी से देखते हैं कौन बता पाता है। पहला ऑप्शन देखते हैं, चलो एक एक कर सबको एलिमिनेट करेंगे। पहला है स्थान निश्चित नहीं होता। तो दोस्तों ये बात तो बिल्कुल सही है कि अनौपचारिक शिक्षा का कोई भी स्थान नहीं होता। अनौपचारिक शिक्षा हम किसी से भी ग्रहण कर सकते हैं, वो चाहे हमारा मित्र हो या हमारा परिवार हो, हमारा समाज हो या फिर कोई भी अजनबी हो, हम सभी से क्या कर सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं अनौपचारिक। लेकिन इसीलिए इसका स्थान निश्चित नहीं होता। अगला देखते हैं, समय निश्चित नहीं होता। हाँ, समय भी निश्चित नहीं होता। हम जब भी किसी से मिलते हैं, कुछ ना कुछ सीख लेते हैं, तो उसका समय कोई निश्चित थोड़ी होता है। तो इसीलिए ये भी इसका ऑप्शन सही है। अगले बात करता है स्वतंत्रता होती है। हाँ, अभिव्यक्ति की सभी चीज़ों की स्वतंत्रता आपको मिलती है अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत। तो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। ठीक है, किस किस का ये क्वेश्चन सही हुआ? बिल्कुल, बहुत अच्छे। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है? तो राजभाषा का दर्जा किसको दिया गया है? ये तो आप सभी जानते होंगे, हमारी मातृभाषा हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है संविधान में। हालांकि ये राष्ट्रभाषा होनी चाहिए थी, लेकिन राज्य भाषा है। देखते हैं, चलिए आगे बढ़े। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको नोट कर लीजिए, चाहे तो अभी अपनी नोटबुक में या फिर जब PDF निकलवाओगे तो तब उस पर मार्क कर लेना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और पूछा जाता है। यहाँ बात की गई है कि शिक्षा एक ऐसी है त्रिमुखी प्रक्रिया है, और ये कथन किसके द्वारा कहा गया है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो ये बात कही गई है जॉन ड्यूवी के द्वारा। ठीक है, जॉन ड्यूवी का कथन है कि शिक्षा जो है त्रिमुखी प्रक्रिया होती है। इसी तरह अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शिक्षा का अर्थ यहाँ पर आपसे पूछ लिया गया है, वेरी शॉर्ट में आपसे पूछ सकता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको ये देखने को मिला है। यहाँ पर शिक्षा का शाब्दिक अर्थ देखते हैं कौन बता पाता है। जल्दी जल्दी से कमेंट करिए गाइस, कौन सा सही होगा इसमें से ऑप्शन। अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना, हाँ शिक्षा का उद्देश्य होता है ये। बहिर्मुखी शक्तियों का विकास करना, ये भी होता है। ठीक है, और शारीरिक शक्ति का विकास करना, ये भी होता है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये सभी इसके उद्देश्य होते हैं शिक्षा के, तो यही इसका अर्थ भी माना जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है ना, चीजें क्लियर हो रहा है, एक माइंड में एक ओवरऑल व्यू सेट हो रहा है कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आप इनको कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अपनी तैयारी भी आप इससे चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है। अगला क्वेश्चन है, दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं। क्या कहते हैं दूरवर्ती शिक्षा को? तो अभी मैंने आपको बताया दूरवर्ती शिक्षा क्या होती है। ये होती है गाइस डिस्टेंट एजुकेशन। तो हम इसे पत्राचार शिक्षा भी कह सकते हैं, स्वतंत्र अध्ययन भी कह सकते हैं, और दूरस्थ शिक्षा तो कह ही सकते हैं। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 पूछा गया है, शिक्षण के 3 केंद्र बिंदु कौन कौन से हैं? 3 केंद्र बिंदु आपको बताने हैं कौन कौन से हैं शिक्षा के। तो कौन हो सकते हैं? एक तो पढ़ने वाला, एक पढ़ाने वाला, और जिसकी मदद से पढ़ाया जाता है, जो कुछ पढ़ाया जाता है वो। ठीक है, यानी अध्यापक, बालक और पाठ्यक्रम, यही तीनों केंद्र बिंदु होते हैं किसी भी शिक्षण संस्थान के शिक्षण। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षण को रोचक और प्रभावी बना देता है क्या? चित्रकला, विज्ञान, लेखन की कला या शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियां। इनमें से कौन बनाता है रोचक और प्रभावी? देखते हैं कौन सबसे पहले बता पाएगा इसका सही जवाब। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका?
वेरी गुड, आपने बहुत सही जवाब दिया है दोस्तों। यही होगा शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियां, जिनको हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कथन कहा गया है फ्रोबेल महोदय के द्वारा कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है। ऑलराइट गाइस, इतनी चीजें समझ आई। चलिए अब बहुत थोड़े से क्वेश्चन और बचते हैं। आज इसका काम बिल्कुल फिनिश कर देते हैं, सभी आज ही कंप्लीट कर लेंगे ये। फिर कल से नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत होगी, नेक्स्ट सब्जेक्ट की शुरुआत होगी, तो आज इसको यहीं पर फिनिश करके ही छोड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, मेरिया मॉन्टेसरी भारत आई थी कब? बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है कि कब आई थी, फैक्चुअल नॉलेज पर बेस्ड है। तो यह आई थी दोस्तों 1939 को, ठीक है, 1939 में, 1939 में। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या शिक्षा में सबसे अधिक उत्तरदायित्व है कौन? ये आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा उत्तरदायित्व कौन है। अभिभावक है, समाज है, शिक्षक है या राष्ट्र है? दोस्तों जहाँ भी शिक्षा की बात आती है तो वो शिक्षकों से संबंधित होगा, ठीक है, तो इसीलिए इसका सही जवाब होगा शिक्षकों का। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौती है कौन सी? आपको ये बताना है कि इनमें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, बिल्कुल, क्योंकि प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव होता है स्कूली, आप देख सकते हैं स्कूलों में बहुत कम आपको अध्यापक ऐसे मिलेंगे जिनको पूरा प्रशिक्षण मिला होता है। अगला है दोषपूर्ण पाठ्यक्रम और तीसरा है शासकीय उदासीनता। तो इसी वजह से इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पाठ योजना का निर्माण आवश्यक है क्यों? क्यों जरूरत पड़ती है पाठ योजना को बनाने की? दोस्तों ये चीजें आपसे इंटरव्यू में भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं। अगर आपका इंटरव्यू होता है पाठ योजना का निर्माण किस लिए आवश्यक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों शिक्षण को योजनाबद्ध करने हेतु किसकी जरूरत पड़ती है? पाठ योजना की जरूरत पड़ती है, ठीक है। पाठ योजना यानी पाठ की योजना बनाना, यानी शिक्षण को योजनाबद्ध करना। पहले ही सोच लेना कि हमें आज क्लास में क्या पढ़ाना होगा, क्या डिस्कस करना होगा, तो वो क्या होता है? पाठ योजना कहलाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिवार के द्वारा बालकों को प्राप्त होती है क्या? परिवार के द्वारा क्या प्राप्त होती है बालकों को, वो आपसे यहाँ पर पूछा गया है। जीवन व्यवहार की शिक्षा, पारस्परिक सहयोग की शिक्षा या जीविकोपार्जन की शिक्षा या उपरोक्त सभी? तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। इसका दोस्तों परिवार के द्वारा बालकों को ये सभी शिक्षाएं प्राप्त होती है, ठीक है। तो इसी वजह से इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको बहुत ध्यान इसका रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, वैदिक कालीन यानी गुरुकुल शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित थी? ये आपको बताना है। जो वैदिक कालीन शिक्षा थी वो किस जीवन दर्शन पर आधारित थी? तो यह थी दोस्तों आदर्शवाद पर, ठीक है। आदर्शवाद पर आधारित थी वैदिक कालीन जो गुरुकुल शिक्षा हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन है, आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? बताइए, देखते हैं कौन सबसे पहले बता पाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उद्देश्य में, ठीक है। आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान उद्देश्य के क्षेत्र में होता है। अगला क्वेश्चन है, राम मूर्ति समिति 1990 क्यों गठित हुई थी? यहाँ पूछ लिया गया है रीजन कि इसको गठित करने के पीछे क्या वजह थी, क्या कारण था। तो इसका कारण था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा करना, ठीक है, कि इसकी समीक्षा करना, क्या क्या इसमें कमियां हैं, क्या और सुधार होना चाहिए। तो उसके लिए ही इस समिति का गठन किया गया था 1990 में। ऑलराइट, समझ आ गई ये चीजें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। राधा कृष्णन आयोग की संस्तुतियां संबंधित थी। राधा कृष्णन आयोग की बात की गई है, तो इसका संबंध है उच्च शिक्षा से, ठीक है गाइस, उच्च शिक्षा से इसका संबंध है। आशा करती हूँ आपको सभी चीजें बहुत सही से समझ आ रही होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अपने आखिरी पड़ाव पर आज की क्लास के हमने लगभग 50 से ज्यादा क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। क्वेश्चन है, मैकाले ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था।
तो कब किया था प्रस्तुत, ये आपसे यहाँ पर पूछ लिया गया है, तो सन 1935 में। ठीक है, बहुत सिंपल सा इसका क्वेश्चन था और आंसर भी उतना ही प्यारा सा था। अगला क्वेश्चन है वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन फिर भी रिपीट होगा। आप लिख लीजिए चाहे इस बात को, ये रिपीट होने वाला है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार कौन सा है, यहाँ आपसे यही पूछा गया है। तो वैदिक शिक्षा का संस्कार कौन सा होता है, उपनयन संस्कार होता है। गाइज, अगर आपने इसकी डिटेल्ड क्लास नहीं ली है इस चैप्टर की, तो आप ज़रूर लीजिए, आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, क्योंकि बहुत अच्छे से ये चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की हुई है। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ होती है, तो आपको बताना है कौन सी अवस्था में आपकी जो प्राथमिक शिक्षा होती है वो प्रारंभ हो जाती है। आपने देखा होगा जब छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाना शुरुआत करते हैं तो क्या वे शैशव अवस्था में होते हैं, बिल्कुल नहीं, वो दोस्तों तब आ जाते हैं बाल्य अवस्था में। तो इसका सही जवाब क्या होगा, बाल्य अवस्था से ही शुरुआत होती है प्राथमिक शिक्षा की। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा का प्रारंभ होता है बाल्य अवस्था से। ठीक है दोस्तों, समझ आई चीजें। चलिए अब आप बताइए कि आपको सभी चीजें समझ आई आज की क्लास की और कितना अच्छा आपको लगा, क्या आपका इंटरेस्ट आखिर तक बना रहा। सभी अपने कमेंट्स के थ्रू मुझको एक बार फीडबैक दीजिए। ठीक है, मैं आपके कमेंट्स देख रही हूँ। ठीक है, ऑलराइट। अगर आप दोस्तों बाद में भी क्लास को देख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए आपको क्लास कैसी लगी, और जल्दी जल्दी से क्लास को कर दीजिए लाइक, अपने दोस्तों को शेयर, और कमेंट करके तो आपको बताना ही है कि आपको क्लास कैसी लगी और कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाए। सो थैंक यू सो मच गाइज, आपका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहा। फिर से आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। अब रेगुलर आपकी इंग्लिश की क्लासेस आया करेगी और सभी सब्जेक्ट की आपकी कॉन्सेप्ट बेसिस क्लास चलने वाली है। हालांकि आधे सिलेबस तो आपके हर एक सब्जेक्ट के कंप्लीट हो चुके हैं। पूरी की पूरी आपको सभी क्लासेस जितनी मैंने आपको कराई है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, आप वहां ज्वाइन कर लीजिए। आपको हर एक क्लास की नोटिफिकेशन, PDF सब चीज़ें वहां पर प्रोवाइड कर दी जाती है। ओके गाइज, तो ठीक है, चलती हूँ, मैं आपसे विदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।